Hi, hello to everyone. This is Kavish IS, and we are going to talk about Taiwan. See, यूएस मिलिट्री का इंटेलिजेंस ग्रुप का ये कहना है कि 2027 आते आते तक हो सकता है कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अटैक कर दे और ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपने अंडर कर ले। अब पॉइंट यही उठता है कि उस सिनेरियो में ताइवान किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज ताइवान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इम्पॉर्टेंट अलाई है भारत का भी। भारत हालांकि डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता है, बट ताइवान एक सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा हब है। And in future India is going to have a very cordial relation with Taiwan, and इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें ताइवान, जापान ये सब का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा इन द फ्यूचर। और ताइवान के ऊपर जो अटैक चाइना करने वाला है उसको समझना जियो पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए भी ज़रूरी है। सो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम जो ताइवान यूज़ कर रहा है वो क्या है। डिपेंडेंस है एक तो सबसे पहला इसकी फिजियोग्राफी के ऊपर। फिजियोग्राफी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ताइवान जो है वो डिपेंडेंट है, एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन यूएसए कि पहले फिजियोग्राफी बचा लेगा और उसके बाद फिर यूएसए तो आ जाएगा बचाने के लिए। थोड़ा सा ताइवान की फिजियोग्राफी को समझते हैं। यू कैन सी आउट हियर दिस इज ताइवान मैप, एंड ताइवान कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फिजियोग्राफिक यूनिट। तीन भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग तो ये जो वेस्टर्न पोर्शन वाला भाग है उसमें डिवाइड करते हैं, जो कि मोस्टली प्लेन लैंड है। ये जो आप प्लेन लैंड देख रहे हैं वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है, और इसका जो कैपिटल है वो नॉर्दर्न साइड में यहाँ पर ताइपे लोकेटेड है। नाउ जो मिडिल पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा जो रीजन देख रहे हैं वो माउंटेनियस रीजन है, और इस माउंटेनियस रीजन के वजह से ही ताइवान थोड़ा सा सिक्योर रहता है कि जब चाइना अटैक करेगा देन ये पॉपुलेशन क्या करेगी, ये माउंटेनियस रीजन या फॉरेस्टेड रीजन में जाकर के छुप जाएगी। और तीसरा पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी आउट हियर दिस ईस्टर्न पार्ट। ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ये जो लैंड मास आप देख रहे हैं, ये एक लास्ट होप होगा ताइवान के लिए जहां से वो रिटेलिएट करेगा और चाइना के ऊपर अटैक करेगा। बहुत सारे हवाई पट्टी यहाँ पर बनाए हुए हैं, बहुत सारे मिसाइल्स जो हैं उसको यहाँ पर छुपाए गए हैं, ताकि जब ऐसा सिचुएशन आए चाइना क्या करे, इन्वेड करे, तो यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, बैक सपोर्ट दे सकते हैं। एंड देन ये फिजियोग्राफी स्टार्टिंग में संभाल लेगा। यूएसए वुड कम टू प्रोटेक्ट द ताइवान इन द लॉन्गर रन। सो ये है ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम, लेकिन ये ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम बहुत दिनों तक चलेगा नहीं because of A2AD defense system. We are going to talk about that also, but first of all I hope आपको समझ में आया गया होगा कि ताइवान की जो फिजियोग्राफी है वो किस तरह से डिवाइडेड है। ना उसके साथ साथ आई जस्ट वांट टेल यू लास्ट थिंग दैट दिस माउंटेनियस रीजन वुड आल्सो हेल्प टू स्टार्ट अ गुरिल्ला वारफेयर। यहाँ से गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट कर सकता है ताइवान के मिलिट्री, और लॉन्गर रन तक चाइना के साथ क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है, जब तक जो इसके एलाइज हैं वो ना आ जाए। ना हम लोगों ने ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम देख लिया, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी मिलिट्री एक्सपर्ट है ना वो कह रहे हैं कि जो थ्रेट लैंडस्केप है वो चेंज हो रहा है, और हो सकता है कि ताइवान का जो टेरेन है वो बहुत समय तक ताइवान को नहीं बचा सकता है, बिकॉज चाइना की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रही हैं। पहले जो ये माउंटेन्स से बचा सकते थे वो अब नहीं बचाएंगे, क्योंकि ना चाइना के पास कुछ ऐसी मिसाइल्स आ गई हैं जो क्या कर सकती हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं ताइवान की उसको रोक सकते हैं। यू कैन सी आउट हियर चाइना की A2AD स्ट्रेटजी है, दैट इज कॉल्ड एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल जो स्ट्रेटजी है। उसके जरिए चाइना क्या कर सकता है ना, जो मिलिट्री ऑपरेशन जोन्स है उसके ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला कर सकता है, जो कि पहले उसके पास नहीं था। तो सिंपली आप समझिए कि जो भी ये हवाई पट्टी यहाँ पर है, मान लीजिए अब ये क्या करता, बैक सपोर्ट देने वाला था पूरे ताइवान की मिलिट्री को, लेकिन क्योंकि अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं आपके चाइना के पास, वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर इसी मिलिट्री जोन के ऊपर अटैक करेगा और जो ताइवान की कैपेबिलिटीज होगी उसको डिटर करेगा। एंड दैट इज व्हाट इज रिटन आउट हियर। ये जो A2AD इन्वॉल्व करता है लॉन्ग रेंज मिसाइल, जिसके वजह से एनिमी फोर्सेस जो होंगी वो क्या होंगी, डिटर कर जाएंगी, डर जाएंगी।
ना सो अब ताइवान को क्या करना चाहिए, ताइवान को अपना जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करना चाहिए। यही रिटायर्ड एडमिरल ली भी कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि ताइवान को ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वार सिस्टम में नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ताइवान को लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं डेवलप करना चाहिए, ना ही उसको फाइटर प्लेन्स के ऊपर खर्च करना चाहिए। ऐसे वार के इक्विपमेंट्स जो कि यूएसए यूज करता है, चाइना यूज करता है, भारत यूज करता है, ताइवान को जरूरत नहीं है ये सारे वारफेयर सिस्टम को डेवलप करने में। वो क्या कर सकता है, असिमेट्रिकल वारफेयर सिस्टम को स्टार्ट कर सकता है। सिंपली मतलब में मान लीजिए चाइना क्या कर रहा है, कोई मिसाइल से अटैक कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ताइवान को एंटी एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप करना है, जिस तरह से इजराइल ने इस सिस्टम को डेवलप किया हुआ है। अगर ड्रोन से हमला कर रहा है तो एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप करना है, बेटर रडार सिस्टम को डेवलप करना है, एंटी शिप मिसाइल्स को डेवलप करना है। इट सिंपली मीन्स स्ट्रेटेजिकली मूव करना है, ना कि कन्वेंशनल वारफेयर सिस्टम में चले जाना है। बड़े बड़े टैंक्स और बड़े बड़े मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को डेवलप करने में नहीं लग जाना है, क्योंकि वो क्या करेगा, एक तरह से जो ताइवान के रिसोर्सेस हैं उसको ही सिर्फ खत्म करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि आपको एलाइज की जरूरत पड़ेगी, आपको अपने फ्रेंड्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये मैप बहुत ही अच्छा है जो बता रहा है कि चाइना के तरफ कौन है और कौन से देश जो हैं वो ताइवान के तरफ हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो ब्लू कलर में है ना वो है ताइवान, और जो छोटे छोटे ब्लू कलर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सब पैसिफिक आइलैंड हैं जो कि ताइवान के पक्ष में डायरेक्टली जो ब्लू कलर का है, जैसे ये प्रागवे हो गया, ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ताइवान के पक्ष में है। ये चाइना के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। वेयर एज जो आप ये देख रहे हैं ग्रे कलर में, आप जो कलर्ड नहीं है, आप ये समझ सकते हैं ये सारे कंट्री जो है ना वो चाइना के साथ भी अपना रिलेशन रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ताइवान के साथ रिलेशन नहीं है। ताइवान के साथ भी इनका रिलेशन है, लेकिन चाइना के साथ भी इनका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन रहता है। तो ये दोनों से बना के रखते हैं। वेयर ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर में जितने सारे भी कंट्रीज हैं ना, उनका सिर्फ और सिर्फ रिलेशन चाइना के साथ है, उनका कोई रिलेशन ताइवान के साथ नहीं है। तो आपको सिंपल यही समझना है कि ताइवान के फ्रेंड्स हैं, चाहे वो रशिया हो गया, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ब्राजील हो गया, ये सब एक तरह से रिलेशन रखते हैं ताइवान के ऊपर, क्योंकि आने वाले समय में चाइना को प्रेशराइज किया जा सके। और यही कंट्री जो हैं वो ताइवान को बचा सकते हैं। फुल स्केल वार में तो इसे खुद ही लड़ना पड़ेगा, या फिर यूएसए के साथ जो ट्रीटी है उसके तहत यूएसए बचाने आएगा। लेकिन डे टू डे जो डिप्लोमेटिक रो होता है, जो डिप्लोमेटिक टसल होता है कंट्रीज के बीच में, वहां पर ये सारे कंट्रीज क्या कर सकते हैं, ताइवान को हेल्प कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही रहेगा कि जो ये ईस्ट साइड है ना उसको किसी भी तरह से बचा ले, क्योंकि यही ईस्ट साइड क्या होगा, रिटेलिएट करेगा चाइना के अगेंस्ट में। दैट इज व्हाट इज रिटन आउट हियर कि ताइवान को एक डिनाइल जोन क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जो चाइना की नेवी है और एयर फोर्स है उसको ईस्ट साइड ऑफ ताइवान आने से रोके। इस साइड यहाँ पर आने से अगर रोक पाता है तो बहुत ही बड़ा फायदा होगा ताइवान को, और ताइवान काफी समय तक इस युद्ध को रोक सकता है, खींच सकता है। वेयर एज डिफेंसिव सिस्टम की अगर बात की जाए, जो एडमिरल ली भी कह रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि आपको ज़्यादातर फोकस करना है डिफेंसिव सिस्टम में, ऑफेंसिव आपको नहीं जाना है चाइना की तरह। जैसे कि आप इस तरह के पैट्रियट मिसाइल्स को डेवलप करें, या फिर ऑफकोर्स पैट्रियट मिसाइल यूएसए के हैं, तो यूएसए का मिसाइल जो है वो ताइवान के पास है। आप इसी तरह के मिसाइल के ऊपर डिपेंडेंट रहिए जो कि सैम है, सरफेस टू एयर मिसाइल। उनके जो आप कह सकते हैं कि फाइटर प्लेन्स आ रहे हैं उनको गिराने की क्षमता रखता है। यूक्रेन जो है वो इसका यूज करके बहुत ही इफेक्टिव आप कह सकते हैं रशिया के खिलाफ दिखा है। और ये जो मिसाइल है वो इजराइल भी यूज करता है, और ये मिसाइल ताइवान भी फ्यूचर में चाइना के अगेंस्ट बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर पाएगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि रशिया बहुत ही बड़ा कंट्री होने के बावजूद यूक्रेन के साथ जब लड़ाई हुई तो एक लंबा समय तक उसे खींच पाया। उसी तरह से ताइवान भी छोटा कंट्री होने के बावजूद अगर डिफेंसिव सिस्टम बेहतर रहे तो वो बहुत ही आसानी से चाइना को क्या कर सकता है, रोक सकता है।
अपार्ट फ्रॉम दैट ताइवान को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करते रहना होगा। जैसे भारत करता है यूएसए के साथ, रशिया के साथ, मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइज़ ऑर्गेनाइज़ करता है। व्हेयरएज़ ताइवान जो है वो बहुत ही कम कंट्रीज़ के साथ, आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर यूएसए के साथ वो वार गेम्स और एक्सरसाइज़ करता है। अगर ये करते रहेगा तो उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो लर्निंग की वजह से बहुत ही बेहतर होती जाएँगी और चाइना से लड़ने में उसको इन फ्यूचर बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो ऑफ कोर्स वार गेम्स एंड एक्सरसाइज़ इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इन फ्यूचर हो सकता है ताइवान इंडिया के साथ करे, बट इंडिया जो है वो उतना ज़्यादा अलाइन्ड नहीं है मिलिट्री सपोर्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि ताइवान को उस तरह से हेल्प करने में। व्हेयरएज़ ताइवान के लिए बेटर यही रहेगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करें और वो सिनेरियो के लिए तैयार रहें जिसमें कि ताइवान मिलिट्री जो है वो फाइट करेगी चाइना के मिलिट्री से। सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि तो जो ताइवान स्टेट है उसको किसी तरह से बचा करके रखा जाए। वहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एक मिल जाएगा बहाना चाइना को ताइवान के ऊपर अटैक करने के लिए। होप यही है कि स्ट्रॉन्ग डिफेंस डिस्करेज करेगा चाइना को कि वो फुल स्केल मिलिट्री एक्शन ना ले और कोशिश करे अगर वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपने अंडर करना भी है तो वो बातचीत से ही करे, वही बेटर रहेगा चाइना के लिए। नहीं तो उसको भी बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस वार का, बिकॉज यू हैव सीन द मैप, बहुत सारे कंट्री का रिलेशन जो है वो ताइवान के साथ भी है। अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया अफेक्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ जरूर कोई ना कोई स्टेप लेगा। और यही पॉइंट यूएसए के लिए भी है, यही पॉइंट यूरोपियन यूनियन के लिए भी है, यही पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। तो ऑफ कोर्स चाइना नहीं चाहेगा इतना बड़ा वार करके इतने सारे अलाइज को थोड़ा सा नाराज करना। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आई होगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।